तो तुम लोगों को मैंने कल बताया था कि ये मेटल सरफेस, इस पे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक कर रही है, ये मेटल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। ठीक है, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिख लो, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरे ख्याल से डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, लिख लिया होगा तुम लोगों ने खुद, डेफिनेशन लिखवाई नहीं थी, यहाँ लिख लो, द एमिशन ऑफ electrons from metal surface when light of, यहाँ लाइट की ही बात करेंगे, ऐसे नहीं कहोगे कि when एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी जब इस पे स्ट्राइक करे, चाहे वो लाइट की फॉर्म में स्ट्राइक करे, चाहे वो हीट एनर्जी की फॉर्म में स्ट्राइक करे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्ट्राइक करे, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो, इसलिए लाइट का यूज करेंगे। ठीक है, तो when emission of electron from metal surface, the emission of electron from metal surface when light of certain frequency strikes on it, the emission of electron from metal surface when light of certain frequency strikes on it is known as photoelectric effect, is known as photoelectric effect. तो मैं तुम लोगों को बता रही थी कि जैसे एल्केली मेटल्स हैं, ठीक है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, मतलब विजिबल रीजन की लाइट जब उनके सरफेस पे स्ट्राइक करती है तब भी उनमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। किसके केस में? पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम, इनके केस में। तो पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, दीज शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्रुप 1, यस, एल्केली मेटल्स, ग्रुप 1 के मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं और सीजियम फोटोवोल्टेइक सेल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया, इतना हम कर चुके थे। सीजियम इज यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल्स, क्योंकि तुम लोगों को मैं समझा रही थी कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहा है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोचो कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, अभी सॉलिड मेटल की बात हो रही है, फ्रॉम मेटल डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए जितना ग्रुप में नीचे जाएंगे उतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना मेटल के लिए इजी होता चला जाएगा। ठीक है, तो सीजियम इज बेस्ट, सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, इसमें फोटोवोल्टेइक सेल में यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपली सनलाइट फॉल होने पर ही एल्केली मेटल में भी कौन से? पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, और सबसे अच्छा कौन? सीजियम। ठीक है, तो सिंपली सनलाइट फॉल होने पर ये मेटल जो है, ठीक है, जैसे सीजियम, रूबिडियम, पोटेशियम, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है इनमें से। हटा दो ये, अब मैं तुम लोगों को बता रही थी, हटाना नहीं था, अब मैं तुम लोगों को बता रही थी कि ये फ्रीक्वेंसी जो स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस पर, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक कर रही थी तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन उससे नीचे, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पर तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पर, या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की भी स्ट्राइक कर रही होती है, तब तो मेटल सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से स्ट्राइक करती हैं तो मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी which is required for the ejection of electron from metal surface is known as threshold frequency। लिख लिया था,
उसे हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। So the minimum amount of frequency which is required for the ejection of electron from metal surface is known as threshold frequency, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताओ फिर एनर्जी कितनी हो गई, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी हो गई, तो मतलब कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करने के लिए फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू नॉट, बिल्कुल ठीक, एनर्जी होती है एच न्यू, तो अभी न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एच न्यू नॉट is the minimum amount of energy which is required for the ejection of electron from metal surface. ठीक है, और इस एच न्यू नॉट को बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, और W या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो न्यू नॉट अगर वो फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम चाहिए ही चाहिए फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी कितनी चाहिए हो रही होगी, तो एनर्जी कितनी चाहिए होगी मेटल को, एच न्यू नॉट। So this is the minimum amount of energy which is required for the ejection of electron from metal surface. This is known as work function. तो अगर पूछा जाए what is work function, work function क्या है, तो work function is the minimum amount of energy which is required for the ejection of electron from metal surface. ठीक है, and work function is characteristic of each metal. Work function is characteristic of each metal and it is a constant value. ठीक है, जैसे मैं तुम लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी समझा रही थी कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर मेटल की एक फिक्स आयनाइजेशन एनर्जी है, अब वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही एक मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, और वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा यानी कि उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए, जिसका वर्क फंक्शन कम उसे कम एनर्जी चाहिए। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन वर्क फंक्शन एंड आयनाइजेशन एनर्जी? क्या कोई डिफरेंस है वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी में? इसे आयनाइजेशन एनर्जी ही क्यों नहीं कह दिया? सॉलिड एंड गैसियस, बिल्कुल ठीक, यहां सॉलिड मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन एमिट होना। ठीक है, तो ट्रेंड सेम ही रहेगा कि डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू डिक्रीज होंगी, आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज वर्क फंक्शन, लेकिन वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि वर्क फंक्शन सॉलिड मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने की बात हो रही है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में जो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या है, जब गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर? ठीक है, सो अभी हमने देखा कि इफ द रेडिएशंस व्हिच आर फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू अगर लेस है न्यू नॉट से, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है, तो नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन सेकेंड केस, व्हेन न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल ठीक। एंड इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल ठीक।
सबको समझ में आ गया? तुम लोग आंसर्स दे रहे हो, इसका अंदर तुम लोगों को सबको समझ आ गई ये बात, ठीक है? क्लियर है? अब देखो इधर, जब न्यू नॉट से कम है तब तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं है ना। इस पॉइंट का, फर्स्ट पॉइंट का तो डिस्कशन करना ही बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारे काम का ही नहीं है, ठीक है? देन न्यू इक्वल टू न्यू नॉट एंड न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट पे फोकस करो। न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, तो इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जी फॉल हुई मेटल सरफेस पर, वो कंज्यूम हो गई इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में, ठीक है? E इक्वल टू एच न्यू, कितने फोटोन्स की एनर्जी है ये? E इक्वल टू एच न्यू, कितने फोटोन्स की एनर्जी है ये? 1, ठीक है? तो 1 फोटोन की एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है? तो एक फोटोन की जितनी एनर्जी आई, वो एक इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में कंज्यूम हो गई। क्लियर है? बट इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो इसका मतलब एक फोटोन जो ये स्ट्राइक कर रहा है, इसकी एनर्जी तो ज्यादा है, जितनी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन में चाहिए, तो उस एक्स्ट्रा का क्या होगा? भाई 50 रुपए लेके गए शॉप पे, 20 रुपए का लेस खरीद लिया, तो एक्स्ट्रा 30 रुपीज का क्या होगा? एक्स्ट्रा 30 रुपीज वापस मिलेंगे, वापस मिलेंगे, है ना? तुम्हारे पास एडिशनल रहेंगे, तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी बनेंगे। कुछ और एक्स्ट्रा खरीदने में, कुछ और एक्स्ट्रा खरीद सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ठीक है? ये मनी तुम्हारी सेव हो गई, लेकिन ये क्या करेगा इस एक्स्ट्रा मनी का, एक्स्ट्रा एनर्जी का किस तरीके से यूज करेगा इसे? वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। गर्मी हो रही थी उस टाइम। ठीक है, तो कितनी एनर्जी स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस पर? एच न्यू। कंज्यूम कितनी हो गई? एच न्यू नॉट। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बची वो क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है, कितनी होगी इसमें? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी, लेकिन इससे कम जरूर हो सकती है। आ रही है बात समझ में? ये ना सोचना कि हर एक इलेक्ट्रॉन की इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ मैक्सिमम इसीलिए यूज करते हैं, जब एच न्यू फॉल हुई, एच न्यू नॉट कंज्यूम हुई, तो बची कितनी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगी। बट कुछ जो एनर्जी है वो उनकी वेस्ट हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, यू कैन से कंज्यूम हो जाती है इन कोलिजन्स और एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है? कोलिजन्स हो रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो कुछ एनर्जी उनका जो है वो वेस्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, ठीक है? तो जो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बची एनर्जी, उसमें से कुछ वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है? ओके, तो लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हर एक किसी का वेस्ट हो गया, हर एक किसी का कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो गया, कुछ का वेस्ट हो गया, कुछ किसी एक आदि का हो सकता है ना भी वेस्ट हो। तो किसी एक आदि के पास हो सकती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि इससे कम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, किसी के पास कुछ होगी, किसी के पास कुछ होगी। बट जैसे मैं कह रही थी कि 30 रुपीज बचे, है ना? तो 30 रुपीज किसी ने अपनी पॉकेट में रखे, 5 बच्चे हैं बिल्कुल सेम, सबके पास 50 रुपीज थे, सबने 20 रुपीज के लेस खरीदे, सबके पास 30 रुपीज बचे, ठीक है? किसी ने तो 30 के 30 अपनी पॉकेट में डाल लिए, बड़ा इंटेलिजेंट था। किसी ने क्या किया? 10 रुपीज की चॉकलेट ले ली। किसी ने क्या किया? उन 30 में से 20 खर्च कर दिए, ठीक है?
लेकिन मैक्सिमम बचने कितने थे, 30 ही बचने थे। तो अगर मैक्सिमम किसी के पास रह गए हैं तो वो 30 रह गए हैं। तो कंडीशन क्या है इसमें, 50 में से जब 20 खर्च किए तो 30 बचे, तो मैक्सिमम तो 30 ही होंगे किसी के पास, अगर होंगे तो 30 से ज्यादा नहीं हो सकते, भले ही 30 से कम जरूर रह गए हो। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? ठीक है, तो जब 50 में से 20 खर्च करने की ही कंडीशन थी, 20 ही खर्च कर हो सकते थे, तो 30 बचने थे। किसी ने अपनी पॉकेट में 30 डाल लिए, लेकिन बाकियों ने 30 में से भी खर्च कर दिए और चीजों में। ठीक है, लेस तो 20 रुपए का ही था, बट और चीजों में किसी ने खर्च कर दिए। तो मैक्सिमम तो 30 ही थे। अब भले ही कुछ के पास 30 से कम रह गए हों, तो उनकी खुद की मर्जी। तो यही चीज यहाँ है कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट ही बचनी थी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो इतनी ही होनी है इलेक्ट्रॉन के पास, अगर होनी है तो। इससे कम रह गई हो कुछ के पास, तो दैट इज अनदर मैटर। इसलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जरूर मेंशन करते हैं। ये बंद करके जाना। क्लियर है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज रिमूव्ड, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन बच्चों, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकला है, इसलिए इसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मैक्सिमम इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी किसी के पास, होगी तो, इससे ज्यादा तो किसी के पास नहीं होगी। अब इससे कम किसके पास है, कितनी है, वो हम पता कर नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर? लेज सुन के तो वैसे ही तुम्हें लेज और चॉकलेट की बातें हो रही हैं, तो वैसे ही तुम्हारा दिमाग एकदम अलर्ट हो गया होगा। नहीं, अनुराग, अनुराग तुम्हें पसंद नहीं है चॉकलेट लेज? ठीक है, चलो इतना हो गया, समझ में आ गया। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बट रिमेंबर, अगर तुमसे पूछा जाए क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, देन व्हाट विल यू से? भाई सभी के पास इतनी होगी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इससे कम हो सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो ये पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर? ओके, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और यू कैन से एच न्यू की जगह सी बाय लैम्डा रख दू। सी बाय लैम्डा माइनस एच न्यू नॉट की जगह सी बाय, इस लैम्डा को हमने लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर? अब लैम्डा नॉट को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन लैम्डा नॉट? ये मिनिमम वेवलेंथ है या मैक्सिमम वेवलेंथ है रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ। वेरी गुड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो ऑब्वियसली यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम, बिकॉज frequency and wavelength are inversely proportional. ठीक है, तो frequency and wavelength are inversely proportional. So lambda naught को डिफाइन करोगे maximum wavelength required for ejection of electron. For ejection of electron from metal surface. ठीक है, क्लियर है इतनी बात बच्चों? ओके, ठीक है, तो चलो अब जरा इस पहले पॉइंट पे आ जाओ। न्यू लेस देन न्यू नॉट, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, जैसा मैंने कहा कि ये पॉइंट तो किसी काम का रहा ही नहीं। ठीक है,
काम का रहा ही नहीं, मतलब मेटल के लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो न्यू लेस देन न्यू नॉट, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, इसने आगे की तो बात ही क्या करनी। नाउ कम टू न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी? क्या वो इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा? नो, वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, निकलते ही गिर जाएगा, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा बट नो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी 0 यहाँ पर, क्लियर है। एंड इफ न्यू इक्वल टू ग्रेटर देन न्यू नॉट, then ejection of electron will take place and electron will possess kinetic energy, और कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? h न्यू माइनस h न्यू नॉट, हाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, बाकी इससे कम हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास इस केस में, ठीक है। चाहे मैक्सिमम वाली पजेस कर रहा हो, चाहे उसने कुछ खर्च कर दी हो तो उससे कम पजेस कर रहा हो, ठीक है, बट इस केस में काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मूव करेगा। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो मूव करेगा विद वेलोसिटी v। और जो हमने कल सेल कंस्ट्रक्ट करके देखा था, तो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, जिसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। जो करंट प्रोड्यूस होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो तुम लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू वर्क फंक्शन, यहाँ पर h न्यू नॉट की जगह w लिख सकते हो सीधा, और ये इधर तो h न्यू है ही, ठीक है। डन, हटा दो। ओके चलो, तो अभी मैं बात कर रही थी कि ये एक फोटोन की एनर्जी की बात कर रही थी कि एक फोटोन ने स्ट्राइक किया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के ही बराबर थी तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रही, लेकिन फोटोन जो स्ट्राइक कर रहा था उसकी एनर्जी अगर ज्यादा है न्यू नॉट वर्क फंक्शन से, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला, ऑब्वियसली एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन निकला विद काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे, जो लाइट एनर्जी स्ट्राइक कर रही है, जो रेडिएशन से स्ट्राइक कर रही है, उसमें अगर नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जल्दी बताओ इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगी, वेरी गुड, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटोन्स, कोई लाइट एनर्जी स्ट्राइक कर रही है, कोई रेडिएशन से स्ट्राइक कर रही है, उनमें नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? क्या ज्यादा है उस एनर्जी की? इंटेंसिटी, वेरी गुड। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी लाइट रेडिएशंस की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन भी ज्यादा होगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो देखो इधर, तो अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी equal to h nu minus h nu naught. Now plot a graph between kinetic energy and nu, ठीक है। अब देखो इधर h nu naught तो कांस्टेंट है, if we are increasing nu तो क्या होगा? if we are increasing nu of a particular photon, या जो लाइट रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि सभी फोटोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, ठीक है। तुम्हें पता है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन और पॉलीक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, इसमें क्या होगा?
सभी रेडिएशंस की वेवलेंथ सेम, मतलब सभी फोटॉन्स की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। पॉलीक्रोमैटिक में क्या है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो हम मोनोक्रोमैटिक ही लेकर चल रहे हैं। हाँ, सिंगल कलर मल्टी कलर, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली सिंगल कलर मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ, पॉलीक्रोमैटिक डिफरेंट कलर मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें अंडरस्टूड हो गया होगा कि हम हर जगह सेम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, है ना। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है तो उसके अंदर सभी फोटॉन्स न्यू फ्रीक्वेंसी के, इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। हाँ, तो इफ वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस मींस जो फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले गए हम, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और ये बनेगा ग्राफ किस तरीके का, ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे। ठीक है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, ये क्या है यहाँ पर, इंटरसेप्ट, ठीक है, दैट इज सी, और इंटरसेप्ट निगेटिव, तो ये आ गया, किसी और कलर से ले लेते हैं, ये आ गया इंटरसेप्ट दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है, ये हो गया वर्क फंक्शन, क्लियर। और स्लोप इक्वल टू किसके है यहाँ पर, स्लोप क्या है, तुम लोग बोल नहीं रहे क्या, बता नहीं रहे। हाँ, स्लोप इक्वल टू एच, एंड दिस, ये कितनी फ्रीक्वेंसी है इस पॉइंट पर, ये जो मैंने ब्लू डॉट बनाया है, इस फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कब जीरो होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, न्यू नॉट, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में स्लोप जो है h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट हो गया वर्क फंक्शन दैट इज माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, सेजल अभी ठीक हो जाएगा बेटा। क्लियर है इतनी बात। सो इफ वी आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, नाउ बट इफ वी आर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या चीज इंक्रीज होती चली जाएगी, तो क्या चीज इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बच्चों, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब भी इलेक्ट्रिक करंट पे फर्क पड़ेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यू कैन से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिल्कुल। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आएगा, और ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। डन हो गया, ये बना लिया तुम लोगों ने ग्राफ।
अब देखो इधर, अब देखा कि जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कीपिंग न्यू कांस्टेंट बच्चों, क्योंकि तुम्हें पता है न्यू चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो कीपिंग न्यू कांस्टेंट, इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? क्यों इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटोन्स। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटोन्स, हम नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटोन्स, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बट जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर x जूल है, दैट इज h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो वो हर एक इलेक्ट्रॉन की यही काइनेटिक एनर्जी है। समझे मेरी बात को? यानी पहले एक फोटोन h न्यू एनर्जी का, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक इजेक्ट हुआ, कितनी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस h न्यू नॉट मैक्सिमम। अब इसी एनर्जी के 3 फोटोन आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए? 3, लेकिन ईच के पास कितनी होगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी? मैक्सिमम h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू तो वही रही। अगर ये 10 हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगेन ईच के पास काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस h न्यू नॉट, क्योंकि न्यू कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल है वो तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट ही पॉसिबल है हर एक इलेक्ट्रॉन की। समझ रहे हो? अभिषेक, देखो इधर क्या है ये, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, y इक्वल टू mx प्लस c। इक्वेशन से तुम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो तुम लोग, बहुत अच्छे से सारा कुछ उसमें पढ़ लिया तुम लोगों ने, ग्राफ्स वगैरह का। तो y इज काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे, मतलब x यानी कि x एक्सिस पर न्यू, ठीक है। m रिप्रेजेंट्स स्लोप, m क्या है? h, और c रिप्रेजेंट्स इंटरसेप्ट, बट c जो है वो यहाँ निगेटिव है, यानी कि निगेटिव मिलेगा इससे नीचे, ठीक है। तो इसे पीछे एक्सटेंड किया तो ये इतना क्या हो गया? वर्क फंक्शन हो गया, दैट इज माइनस h न्यू नॉट। क्लियर है? ओके, चलो अब ये वाली बात क्लियर है कि y काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट इवन ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी और चेंजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं बट सेम ही फ्रीक्वेंसी के हैं सभी नंबर ऑफ फोटोन्स यानी इंटेंसिटी तुम बढ़ाते जा रहे हो बट फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, यानी कि हर एक फोटोन जो स्ट्राइक कर रहा है वो h न्यू एनर्जी का स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो फिर हर एक इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ गए, यानी फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ गई। क्लियर? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से या कम करने से, इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहती है। क्लियर? वही अगेन मैं कहूं कि जैसे मैं पहले 50 रुपीज
कह रही थी कि तुम 5 स्टूडेंट्स हो, 5 लोग हो, ठीक है, जिन्हें कहा गया है कि तुम 20 रुपीज के लेज लो, ठीक है, बाकी जो 30 रुपए बच रहे हैं वो कोई अपनी पॉकेट में डाल रहा है, कोई उनमें से भी खर्च कर रहा है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन 5 स्टूडेंट्स, लेकिन फिर कहा कि 10 स्टूडेंट्स को 50 रुपए लेके भेज दिया, तो शॉपकीपर की जो एक मिनिमम बिक्री थी वो तो बढ़ गई, कितनी, 20 रुपीज लेज पहले 5 स्टूडेंट खरीद रहे थे, अब 10 स्टूडेंट खरीद रहे हैं, 20 को भेजा होता तो 20 स्टूडेंट खरीद रहे होते, तो लेस के पैकेट जो शॉप से निकल रहे थे उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। आ रही है बात समझ में? लेकिन जो स्टूडेंट के पास बच रहा है अमाउंट वो तो 30 रुपए ही है। क्लियर? समझ गए? ओके, बिल्कुल सबको आ चुका है समझ? चलो अब ग्राफ्स भी हमने देख लिए, अब देखो आगे। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बच्चों, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ये कैथोड हो गई, ये एनोड हो गई, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तुम लोगों को पता है तभी करंट प्रोड्यूस हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रुक जाए, रुक गए, रोक दिया इन्हें, तो क्या करंट फ्लो होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो फ्लो कर रहे हैं ये अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से फ्लो कर रहे हैं, लेकिन हमने अपोजिट डायरेक्शन में इन्हें इतनी एनर्जी दे दी, कितनी एनर्जी दे दी बच्चों, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी करंट रोकने के लिए? मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर नहीं, वर्क फंक्शन तो क्या था, वो एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकला है, अब वो मेटल सरफेस से यहां से निकल गया, अब वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, उसी की वजह से करंट फ्लो हो रही है, लेकिन उसे रोक देना है, ठीक है। तो रोकने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो इधर कोई चार्ज पार्टिकल, भाई तुम अब स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है, सामने से कोई तुम्हें रोकना चाहता है, तो उसे कितनी ताकत लगानी पड़ेगी? जितनी काइनेटिक एनर्जी से तुम भाग रहे हो उतनी ताकत उसे सामने से लगानी पड़ेगी तुम्हें रोकने के लिए। अगर वो उतनी ताकत नहीं लगा पाया तो वो तुम्हें नहीं रोक पाएगा। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी लेकर मूव कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसके बराबर अगर एनर्जी दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे और करंट फ्लो होनी बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी करंट। और चार्ज पार्टिकल को अगर पोटेंशियल v दिया जाए, रिमेंबर वेलोसिटी के लिए v मैं स्मॉल v ले रही हूं और पोटेंशियल के लिए v कैपिटल V, बड़ा V, ठीक है, तो ध्यान रखना v लेते हैं पोटेंशियल के लिए, इसलिए कोई और सिंबल लूंगी भी नहीं वरना कंफ्यूज होते रहोगे। चार्ज पार्टिकल को अगर पोटेंशियल v दे दिया जाए, v पोटेंशियल दे दिया जाए, तो उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी होती है QV। आ रही बात समझ में? कितनी एनर्जी? QV। क्लियर? Q, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो Q कितना है भाई इलेक्ट्रॉन का? E, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन को अगर पोटेंशियल V दिया जाए तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? उसकी एनर्जी हो जाएगी EV, ठीक है बच्चों, EV, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इन्हें दे दिया पोटेंशियल V, और कितना पोटेंशियल दे दिया जिससे कि इलेक्ट्रॉन रुक गए, करंट रुक गई, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
and it is represented by V naught. तो तुम लोगों को आई बात समझ? क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल is that much potential which is applied which is given to the electrons in order to stop the current. ठीक है? So if that much of potential is applied on electrons to stop the current, that is known as a stopping potential. On electrons नहीं कहोगे, on cell कह सकते हो. ठीक है? अगर सेल को कितना, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंस्ट्रक्ट कर रखा है, अगर इसे कितना पोटेंशियल दे दिया जाए, कितना पोटेंशियल इस पे अप्लाई कर दिया जाए, लगा दिया जाए, V नॉट. ठीक है? तो करंट रुक जाएगी. फिर से सुन लो. अभी तुम लोगों को बात समझ आई थी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दी जाए अपोजिट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, तो करंट फ्लो रुक जाएगा, करंट रुक जाएगी. ठीक है? तो अब दिया जा रहा है पोटेंशियल, और जब पोटेंशियल V अप्लाई किया जाता है किसी चार्ज पर तो उसकी एनर्जी होती है QV, क्योंकि यहाँ Q जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, उसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनर्जी हो गई EV. ठीक है? मतलब अगर EV एनर्जी दी जाए, EV एनर्जी देने के लिए कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा? V पोटेंशियल. ठीक है? तो अगर इतना पोटेंशियल लगा दिया जाए इलेक्ट्रॉन्स पर कि करंट रुक जाए, इतना पोटेंशियल लगा दिया जाए इलेक्ट्रॉन्स पर कि करंट रुक जाए, तो उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्लियर? अगर इतना पोटेंशियल लगा दिया जाए इन इलेक्ट्रॉन्स पर कि करंट रुक जाए, तो वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसे V नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं. क्लियर? तो फिर यानी कि कितनी एनर्जी दी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को? पोटेंशियल V नॉट दिया, तो इसका मतलब कितनी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को? EV नॉट. अभी डेफिनेशन लिखवा दूंगी, डेफिनेशन. EV नॉट एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है? EV नॉट एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को, तो करंट रुक गई. इट मींस दिस EV नॉट शुड बी इक्वल टू व्हाट? शुड बी इक्वल टू व्हाट? जल्दी बताओ. काइनेटिक एनर्जी. वेरी गुड. दिस EV नॉट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा, करंट का फ्लो रुकेगा. क्लियर? तो ये EV नॉट काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. तो लिखो V नॉट की, जिन्हें डेफिनेशन लिखनी थी स्टॉपिंग पोटेंशियल की. That much of potential, या ऐसे लिखो, the potential V, the potential V which is applied on electron, the potential V which is applied on electrons in order to stop the current. The potential V which is applied on electrons in order to stop the current is known as stopping potential, and is represented by V naught. ठीक है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट. ठीक है? तो एनर्जी हो गई, कितनी एनर्जी दी जा रही है इलेक्ट्रॉन्स को करंट स्टॉप करने के लिए? EV नॉट. और ये EV नॉट किसके बराबर होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी के. रिदम लिखो. द पोटेंशियल V विच इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इवन लिखो द मिनिमम पोटेंशियल. ठीक है? क्योंकि उससे ज्यादा भी अप्लाई करोगे तब भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकना ही है ना. द मिनिमम पोटेंशियल which is applied on electrons in order to stop the current is known as a stopping potential and is represented by V naught. तो V naught पोटेंशियल अप्लाई किया तो ऑब्वियसली कितनी एनर्जी अप्लाई की है? EV naught. तो ये हो गई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? EV naught इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. डन. अब वन मोर थिंग.
ऑलवेज रिमेंबर 1 EV को अगर तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना है, 1 EV को जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। और ये बहुत इजी है याद रखना, क्यों? क्योंकि E का चार्ज डालना है बस तुम्हें यहाँ पर, ठीक है। 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल ऑफ एनर्जी। अगर वो कहे 5 वोल्ट इलेक्ट्रॉन को दिया गया, इलेक्ट्रॉन पे कितना पोटेंशियल लगाया? 5 वोल्टेज, 5 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल दिया 5 वोल्ट, तो इसका मतलब होगा कि 5 EV एनर्जी दी। 5 EV एनर्जी का मतलब क्या है? ये V थोड़ा बड़ा बना ले। 5 EV का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 2 EV मतलब 2 वोल्टेज दिया, 2 वोल्ट दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसका मतलब कितनी एनर्जी? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। नो कंफ्यूजन? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। हो गया? ठीक है, चलो। तो अब तुम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ गए हो, तो अब जरा मुझे बताओ, नाउ यू हैव अ क्वेश्चन। व्हाट इज दी, या फाइंड लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ graphs, find the ratio of slopes of graphs in kinetic energy. Find the ratio of slopes of kinetic energy versus frequency and stopping potential V naught versus frequency graphs. Find the ratio of slopes of kinetic energy versus frequency and V naught, that is stopping potential versus frequency graphs. चलो करो फटाफट। चलो कोलिना चेक, गुण चेक करो। चलो इधर देखो, अब स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। देखो इधर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में तो तुमने स्लोप फाइंड कर ही रखा है ना। इसमें तो स्लोप कितना था बच्चों? h, इसमें तो तुमने फाइंड कर लिया था। अभी काम है यहाँ पर स्लोप फाइंड करना। तो देखो अभी मैंने तुम लोगों को बताया ई वी नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बताया ये बात अभी। और ई वी नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एच न्यू माइनस मैक्सिमम। मैं लिखना भूल भी जाती हूँ, तब भी तुम लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर है? तो अभी ग्राफ प्लॉट करना है हमें वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया वी नॉट इक्वल टू एच न्यू बाय ई माइनस एच न्यू नॉट बाय ई, ठीक है। चलो ग्राफ प्लॉट करो, और इसे तुम ऐसे लिख सकते हो वी नॉट इक्वल टू एच बाय ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाय ई। क्लियर है? तो अभी ग्राफ प्लॉट करना वी नॉट वर्सेस न्यू, वी नॉट वर्सेस न्यू, ओके ठीक है। तो बताओ जरा स्लोप क्या आ रहा है बच्चों? स्लोप क्या आ रहा है? व्हाट इज द स्लोप? इस ग्राफ में स्लोप क्या है? h बाय ई। स्लोप क्या है? h बाय ई। और वर्क, सॉरी, इंटरसेप्ट, व्हाट इज इंटरसेप्ट? माइनस एच न्यू नॉट बाय ई, और यू कैन से वर्क फंक्शन बाय ई। वर्क फंक्शन बाय ई इज इंटरसेप्ट हियर, ठीक है। तो स्लोप पहले में h,
दूसरे में H बाय E, तो क्या आया बच्चों, आंसर क्या आया, E। क्लियर, वेरी गुड। चलो हो गया, ये कर लिया सॉल्व। जल्दी करो जिन्हें नोट करना है, फिर एक क्वेश्चन और करो। तो जिनका आंसर गलत आ रहा था उन्होंने चेक किया, अपनी मिस्टेक चेक की। ओके, और कल जो मैंने मेडिकल की बुकलेट से क्वेश्चंस भेजे थे वो सबने कर लिए, सबने कर लिए। वो बस 1 ही घंटे का काम था, जिसने 1 घंटे से ज्यादा लगाया मतलब वो कहीं लैग कर रहा है। ठीक है, सबने किया, ओके वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, वन मोर क्वेश्चन। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, the maximum kinetic energy of photoelectron ejected from a metal when it is irradiated with from a metal when it is irradiated का मतलब सबको पता है, irradiated with radiation of frequency, with radiation of frequency 2 into 10 की पावर 14 second inverse is 6.63 into 10 की पावर minus 20 joule. Then find threshold frequency of the metal. Then find threshold frequency of the metal. Do it fast. और अगर तुम्हें कहीं बार बार HC के प्रोडक्ट की वैल्यू डालनी पड़े, रखनी पड़े, ठीक है, तो तुम इसे एक ही बार कैलकुलेट करके रख लो। इट इज मेरे ख्याल से करना 6.62 into 3 19.89 आता है, तो इसे तुम सीधा 19.9 कर सकते हो। 19.9 into 10 की पावर -34 में से 8 करो, 26, 10 की पावर -26, ठीक है। और ये हो गया जूल सेकेंड, और मीटर, ये जूल मीटर यूनिट होगी इसकी। आंसर कितना आ रहा है ये मैंने आगे के लिए बता दिया है कभी, ठीक है, यूज करना पड़े तो। अगर तुम्हें HC की वैल्यू कहीं लगानी पड़ती है तो सीधा HC की वैल्यू एक साथ याद रखो, बार बार उसे कैलकुलेट करने की जगह। अभी आंसर आ रहा है बच्चों का 10 की पावर 14, बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। ये हटा दे, देखो इधर, तो क्या पूछा है उसने, पूछा है न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, तो कितनी दी है 6.63 into 10 की पावर -20 जूल। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, जूल। और H न्यू कितना है 2 into 10 की पावर 14 माइनस H न्यू नॉट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 6.63 into 10 की पावर -20 और करना ही पड़ेगा इसमें मल्टीप्लाई। H कितना हो गया 6.62, अच्छा H कॉमन ले सकते हो ना, और ये मेरे ख्याल से इससे कैंसिल आउट सा भी हो रहा है कुछ, तो ये H कॉमन ले लो। 6.62 into 10 की पावर -34
और ये रह गया 2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। कर लेंगे सब सॉल्व। तो न्यू नॉट कितना आ रहा है बच्चों? ये तुम लोगों ने सीधा सीधा कैंसिल कर दिया होगा इसे तो। ठीक है। तो आ रहा है 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल ठीक आंसर है बच्चों तुम्हारा। वेरी गुड। तो आज क्लास यहीं छोड़ते हैं, ठीक है? फिर अब कल